Hello aspirants, today we are going to discuss environment subjects previous year question of 2020 prelims paper, right? So let's start with question number 1. Question number 1 अभी हम देखते हैं. Consider the following pairs. हमें इसमें मैचिंग देखनी है कि which pair matches with each other. First is Alma Ata declaration. Healthcare of the people, that's correct. Alma Ata is regarding primary healthcare. So this particular एग्रीमेंट इज रिगार्डिंग सब्जेक्ट इज प्राइमरी हेल्थ केयर ऑफ ऑल. यहाँ आप देख सकते हो 1978 को इसको साइन किया गया था बिटवीन हू एंड यूनिसेफ. ठीक है, दोनों ने मिलके, हू एंड यूनिसेफ ने मिलके अल्मा आटा डिक्लेरेशन को डिक्लेयर किया गया था. उसका पर्पस था प्राइमरी हेल्थ केयर एज एसेंशियल फॉर हेल्थ फॉर ऑल. इट प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटी एंड इंटरसेक्टोरल action in health systems. So this particular declaration was issued by World Health Organization and UNICEF. कब किया गया था? 1978 को. अबे हेग कन्वेंशन इज रिगार्डिंग वार. मतलब what rules and principles that warring countries or the countries who are at the war, what kind of rules and principles they should be complying with. Those provisions, those conditions are mentioned in this particular Hague Convention. यहाँ आप देख सकते हो a series of international treaties and declarations negotiated at the Hague. Hague कहाँ आता है? नेदरलैंड में आता है. Hague is part of नेदरलैंड. रूल्स ऑन वॉर, मतलब वॉर के क्या रूल हैं, जैसे कंडक्ट है, चाइल्ड के रिगार्डिंग कैसे डील करेंगे, सिविल प्रोसीजर क्या रहेगी. उसका पर्पज़ है इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो और लीगल इन्फॉर्मेटिव भी रहे कि बाद में इशू ना हो, राइट. तो थर्ड है, दैट्स वाई सेकंड भी सही है. थर्ड तालानोवा डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दिस इज करेक्ट. सेकंड तो गलत है क्योंकि ये बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन बोला है ना, तो दिस इज रॉन्ग. हमने वार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. तलानोवा डायलॉग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, दैट्स करेक्ट. तलानोवा इज एक्चुअली क्या हुआ था, एक COP23 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ 23 नंबर, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. इन्होंने COP23 ऑर्गेनाइज किया था फिजी में. तो फिजी लैंग्वेज में तालानोवा का मतलब होता है शेयरिंग और टॉकिंग, शेयरिंग और टेलिंग द स्टोरीज. तो इस तलानोवा डायलॉग का पर्पस था कि हमारे जो भी आइडियाज़ है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसको हम शेयर करेंगे, स्टोरीज को हम शेयर करेंगे, आइडियाज़ को शेयर करेंगे, सो दैट कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर रिडक्शन ऑफ द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस. ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन करने के लिए हमें जो भी सक्सेसफुल स्टोरीज रहेंगे या जो भी कंसेस रहेंगे, उस स्टोरीज को हम एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव ट्रांसपेरेंट वे से हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे. तो ये पर्पस था तलानोवा डायलॉग का. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अंडर टू कोलिशन, ये गलत है. अंडर टू कोलिशन इज ऑल्सो अबाउट क्लाइमेट चेंज इन मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन. इसका भी ये पर्पज है कि 2050 तक क्लाइमेट चेंज के जो हमने गोल रखे हैं पेरिस क्लाइमेट डील में, उसको अचीव करना. ठीक है. तो अंडर टू कोलिशन ये लॉन्च किया गया है अंडर क्लाइमेट ग्रुप नाम का एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप है. उन्होंने इस अंडर टू कोलिशन को लॉन्च किया. कोलिशन है मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे. कौन कौन रहेंगे? कोलिशन मतलब इसमें रहेंगे इसमें जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे कि इसमें रहेंगे आपके स्टेट गवर्नमेंट्स, देन आपके रीजनल गवर्नमेंट रहेंगे, इवन नेशनल गवर्नमेंट में इसमें हो सकता है. तो सबका मिलके कोलिशन, उसका क्या पर्पज़ है? क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग पेरिस क्लाइमेट डील के जो गोल है उसको अचीव करना, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हो UN क्लाइमेट प्रोसेस इनिशिएटेड एट COP23 बाय फिजी. COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. कॉन्फ्रेंस पार्टीज है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर हेल्ड किया गया था एट फिजी. इनकरेजिंग कंट्रीज टू शेयर स्टोरीज, बिल्ड एम्पैथी एंड कलेक्टिवली एनहांस क्लाइमेट एम्बिशन थ्रू ओपन, इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग. ठीक है. और ये जो है अंडर टू कोलिशन, इसका पर्पज़ है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग
आर द रीजन्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन, मतलब बेंजीन पोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है। मतलब इसमें से जो भी है, इसमें से कौन बेंजीन ये पोल्यूशन को क्या करता है, इमिट करता है। अगर आप देखेंगे इसमें, ये तीनों में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO और N2O, SO2 या बेंजीन, बेंजीन बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, C6H6 भी बोलते हैं। बेंजीन को C6 एंड H6 भी बोलते हैं। दिस इज द केमिकल फार्मूला बेंजीन का। ठीक है, तो ये सब रिलीज होता है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको एंड स्मोक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O, देन सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, ये सब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक एंड वुड बर्निंग से होता है। क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, बर्न कर रहे हैं, वी आर बर्निंग। बर्निंग कर रहे हैं मतलब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब आपका जो पेट्रोल एंड डीजल है, पेट्रोल प्लस डीजल। देन टोबैको मतलब आपका प्लांट रेसिड्यू, और वुड दिस इज ऑल्सो प्लांट रेसिड्यू। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जलाओगे तो इसमें जो है कार्बन, CO2, इस ऐसे बहुत सारी चीज़ों का क्या होगा, इमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ है यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। डेफिनेटली इसमें हम बर्न नहीं कर रहे, लेकिन इसमें भी कुछ कंपाउंड रिलीज होते हैं, उसको बोलते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल है फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड ये इससे रिलीज होता है, फोर्थ एंड फिफ्थ। दैट्स वाई फोर्थ एंड फिफ्थ आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए इज द आंसर। और बेंजीन के बारे में आप थोड़ा रीड कर लेना, क्योंकि बेंजीन इज अ कार्सिनोजेनिक पोल्यूटेंट। कार्सिनोजेनिक है मतलब इससे कैंसर होगा या अदर वेरियस म्यूटेशंस बॉडी में हो सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कार्सिनोजन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हो बेंजीन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। यू कुड सी हियर, बेंजीन का इस्तेमाल प्लास्टिक में होता है, रेजिन्स, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट्स, पेस्टिसाइड एंड फार्मास्यूटिकल्स। अगर इसका डिकम्पोजिशन होगा या इसको अगर बर्न किया जाएगा तो डेफिनेटली इसमें से जो है इवन सन के वजह से, इंटेंस सनलाइट अगर गिरेगा तो उससे भी बेंजीन का पोल्यूशन हो सकता है, राइट। तो बेंजीन क्या है, कलरलेस गैस है और लाइट येलो लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। वाटर में सोल्यूबल है और हाईली इन्फ्लेमेबल है, ये याद रखो। सोल्यूबल है वाटर में, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, एंड हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब ये काफ़ी इसकी जलनशीलता बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जल्दी ये जल जाता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। देखो ये जो क्वेश्चन की नंबरिंग है, इस क्वेश्चन को हमने डायरेक्टली UPSC के 2020 के पेपर जो है सेट है वहाँ से उठाया है, इसलिए फॉर द पर्पज ऑफ बेटर क्लैरिटी मैंने इस क्वेश्चन नंबर को यहाँ मेंशन किया है, सो दैट वेन एवर यू गो बैक टू सी दैट क्वेश्चन अगेन यू विल सी द सेम सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन, राइट। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल। दैट्स करेक्ट, फीमेल जो होता है वो लीड करता है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को। दैट्स वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। दैट्स करेक्ट, 22 मंथ्स का समय लगता है, मतलब 22 मंथ्स में बस एक ही बार जो है एलिफेंट जनरली क्या करता है, बच्चे को पैदा करता है। एलिफेंट का नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। तो ये ओनली बोला है तो ये गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एट द एज ऑफ 18 ही एलिफेंट्स फिजिकली तैयार हो जाता है टू गिव द बर्थ, और उसकी उम्र होती है एलिफेंट की 70 साल तक। ठीक है, दैट्स वाई थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अमंग द स्टेट्स इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला, तो ये गलत है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, कर्नाटका में। हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर आपको देखना है एलिफेंट्स का, सो दैट इज देयर इन दी कर्नाटका। उसके बाद केरला का नंबर लगता है, केरला है, उसमें फिर आसाम है। तो मैं क्रोना दिखाऊंगा आपको बाद में, आप यहाँ देख सकते हो, यू कुड सी हियर। पहले क्या आपका कर्नाटका है, आसाम है, फिर बाद में केरला है। सॉरी केरला है, मतलब केरला का थर्ड नंबर है, फिर आपका तमिलनाडु है, उड़ीसा है, उत्तराखंड है। ठीक है, यू कुड सी हियर, कुल मिला के 6000 से ज़्यादा कर्नाटका में एलिफेंट्स है, और आसाम में कुछ 5700 है,
और केरला में अगर देखेंगे तो 3,554 है, राइट। 2017 की सेंसस में इंडिया में कुल मिला के 27,000 एलिफेंट्स काउंट किए गए थे, और डीएनए का इस्तेमाल करके भी कुछ एस्टिमेट हुआ था, उसमें 16,000 काउंट किया गया था। लेकिन डीएनए में का इस्तेमाल करके 16,000 काउंट किया था, इससे पता चल रहा है कि कुछ एलिफेंट का डिक्लाइन हो रहा है। बट मे बी दिस वॉज इनएक्यूरेट और दिस वॉज एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, जो भी रहेगा। तो इंडिया में काफ़ी मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ एलिफेंट्स का पॉपुलेशन पाया जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? तो इसका आंसर नगरहोल नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट्स करेक्ट। इसका आंसर है 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन सी इज आंसर। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लो। आप देख सकते हो नगरहोल नेशनल पार्क, नगरहोल जो नेशनल पार्क है ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटका में, पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रख लो नगरहोल कहाँ आता है, बायोस्फीयर, क्योंकि जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व, हम जानते हैं कि एक कोर जोन होता है, उसका कोर होता है, फिर बफर जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होंगे, ठीक है। तो जो नगरहोल नेशनल पार्क है इस बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन में आता है, लाइज विद इन गोदावरी बेसिन। नहीं, गोदावरी बेसिन में जो है पापीकोंडा होता है, नगरहोल डेफिनेटली कावेरी बेसिन में होता है, ये गलत है। कावेरी बेसिन में होता है नगरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा जो है वो गोदावरी बेसिन में होता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये डेफिनेटली ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कावेरी बेसिन। एंड वायनाड भी पार्ट ऑफ कावेरी बेसिन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नीलगिरी। तो याद रख लो आप, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें आपका वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नगरहोल नेशनल पार्क एंड सत्यमंगलम नेशनल पार्क जो है, इसके कोर रीजन में आपको बायोस्फीयर रिजर्व के ये 3 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलॉन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर, इसका आंसर है बर्ड्स। यहाँ देख सकते हो सेलॉन फ्रॉगमाउथ ये श्रीलंकन बर्ड है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। कॉपर स्मिथ बारबेट दिस इज इंडियन, सबका ये देख लो, हिमालयाज टू चाइना, मतलब ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आप देखते हो हिमालयन रीजन में, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, यहाँ मिला जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो सी, ये क्या है, सेलॉन फ्रॉग जैसी इसका माउथ है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रॉग माउथ, सेलॉन फ्रॉग माउथ। सेकंड है आपका कॉपर स्मिथ बारबेट, दिस इज कॉपर स्मिथ बारबेट, ठीक है। और थर्ड रहेगा आपका ग्रे चिंड मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड, दिस इज वाइट थ्रोटेड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग protected areas is well known for the conservation of subspecies of Indian swamp deer Barasinga that thrives well on hard ground and is exclusively graminevorous, ठीक है। तो आप देख सकते हो बारासिंगा मतलब ऐसा डीर स्पेसीज होता है जिसको 12 सिंग होते हैं, सिंग मतलब सिंह जो होते हैं वो 12 होते हैं, मतलब एंटलियर बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, एंटलियर, कुल मिला के 12 होते हैं, 12। अब यहाँ देख सकते हो अगर ये काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कहाँ तो उधर एक होगा और, ठीक है। जैसे 12 सिंग होते हैं इसको बोलते हैं 12 सिंगा। और ये जो इसको स्वैम्प डियर भी बोलते हैं, 12 सिंगा को हम स्वैम्प डियर भी बोलते हैं क्योंकि ये स्वैम्पी रीजन में रहता है। स्वैम्पी रीजन क्या होता है, जैसे मैंने 2023 के क्वेश्चन डिस्कस करते समय मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन स्वैम्प एंड मार्शलैंड। स्वैम्प एंड मार्शलैंड आर दी वेटलैंड्स, वेटलैंड मतलब वाटर सेचुरेटेड लैंड होते हैं और जिसमें ट्रीज ग्रासेस ऐसा कुछ रहेगा, दैट इज कॉल्ड स्वैम्प। मतलब ऐसे वेटलैंड रीजन में, वाटर सेचुरेटेड रीजन में ये पर्टिकुलर बारासिंगा एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई इसको स्वैम्प डियर भी बोलते हैं। इसे डेफिनेटली कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है ये, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कान्हा नेशनल पार्क इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन, कान्हा में तो मिलता ही है, इसका आंसर तो ये है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इट ऑल्सो फाउंड इन दुधवा नेशनल पार्क एज वेल एज पीलीभीत नेशनल पार्क।
ये जो दुधान पिलभित है ये आते हैं आपके यूपी में, और जो काना है ये आता है एमपी में। तो एमपी में और यहाँ दोनों जगह बारहसिंगा मिलता है। बारहसिंगा आल्सो नोन एज अ स्वैम्प डियर इज स्पीसीज ऑफ डियर नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। इट इज़ नोन फॉर डिस्टिंक्ट 12 टाइम्ड एंटलियर्स एंड थ्राइव्स इन ग्रासलैंड एंड वेटलैंड्स। थ्राइव्स इन ग्रासलैंड, इंटरकनेक्टेड वेटलैंड एंड स्वैम्प कंडीशन, ये आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, दिस इज स्वैम्प डियर जिसको हम बारहसिंगा भी बोलते हैं, जिसको हम जस्ट ए सेकंड, लेट मी चेंज द पेन कलर, जिसको हम बारहसिंगा भी बोलते हैं। कहाँ मिलता है ये? कान्हा में मिलता है, देन पिलभित एंड दुधवा। स्वैम्प डियर हम इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट प्रेफर्स टू स्टे इन स्वैम्पी कंडीशन। ठीक है, now let's move on to the next question. Which one of the following is the most likely places to find musk deer in its natural habitat? इसका आंसर है आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। ये दोनों गलत है क्योंकि मानस नेशनल पार्क आपका आसाम में आता है। ठीक है, और ये कहाँ आता है बताइए मुझे आप। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये जो है ये यूपी में आता है, ये आसाम में आता है, और ये दोनों आते हैं उत्तराखंड में। यहाँ मिलता है आपका मस्क डियर। अब यहाँ देख सकते हो गंगोत्री नेशनल पार्क और आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर नॉर्थ एंड साउथ पूछा जाएगा तो पहले आपका गंगोत्री आएगा, बाद में आस्कॉट आएगा। अगर नॉर्थ टू साउथ बोला है, अगर साउथ टू नॉर्थ अगर आपको बताया गया है कि सीक्वेंस लगाइए तो पहले आस्कॉट आता है, बाद में गंगोत्री आता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। coal ash contains arsenic, lead and mercury. Coal-fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment. High ash content is observed in Indian coal. That's correct. तो तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है। All the given 3 statements are करेक्ट। इसमें हम देखेंगे जो कोल होता है ना, जब कोल को जब बर्न किया जाता है, when coal is burnt, तो कुछ कोल भरने के बाद कुछ फ्लू गैस रिलीज होगा, फ्लू गैस, और कुछ होगा जो लेफ्ट ओवर जो पार्ट, फ्लू गैस मतलब गैसेस फॉर्म में कुछ पोल्यूटेंट चला गया, और कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट रहेगा सॉलिड पोल्यूटेंट, लेफ्ट ओवर पार्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं कोल ऐश। मतलब फ्लू गैस रहेगा, दूसरा रहेगा कोल ऐश। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, जब आप लकड़ी या वुड को जलाते हो तो कुछ हवा में पोल्यूटेंट चला जाता है धुएं के फॉर्म में, और कुछ कोयला आपका बच जाता है। ठीक है, तो वैसे ही कोल जलाने के बाद कुछ फ्लू गैस रहेगा। फ्लू मतलब उड़ने वाला गैस है, जो गैस के साथ कुछ उड़ जाएगा, और कोल गैस मतलब नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लू गैस होता है, फ्लू गैस, इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजेन, मर्क्यूरी, ये बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है। तो दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट भी है, जब फ्लू गैस में क्या होता है, इसमें आर्सेनिक होता है डेफिनेटली, देन लीड, मर्क्यूरी, अपार्ट फ्रॉम दी कैडमियम भी होगा इसमें बेंजेन भी होगा, इसमें सेलेनियम भी होगा। ठीक है, तो दीज मेनी पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन कोल इज बर्न्ड। ठीक है, दैट्स आंसर इज ऑप्शन डी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल बायोचार समझ लेते हैं, बायोचार होता क्या है। आपने दो चीज़ें सुनी होंगी, एक होता है पायरोलिसिस प्रोसेस, और दूसरा होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर बायोमास को
ऑक्सीजन और फायर दोनों का इस्तेमाल करके जलाया जाता है। लेकिन पायरोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, सिर्फ हीट होता है। मतलब हीट देके ही बायोमास को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। तो बायोमास को जब इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट देके डिकम्पोज किया जाता है उसको बोलते हैं बायोचार। मतलब इस प्रोसेस में 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती है, एक बायोचार प्रोड्यूस होता है, एक बायो ऑयल प्रोड्यूस होता है, और सेकंड होता है सिन गैस, सिंथेसिस गैस। अभी ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग बायोचार। समझ रहा है आपको कि पायरोलिसिस क्या होता है और इंसिनरेशन क्या होता है। इनरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा वाइल बर्निंग द बायोमास, और इसमें पायरोलिसिस में इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बायोमास को एट हाई डिग्री टेम्परेचर पे डिकम्पोज किया जाएगा। तो उसमें बायोचार, बायो ऑयल और सिन गैस प्रोड्यूस होगा। और ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग बायोचार, ठीक है। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, दैट्स करेक्ट। वर्टिकल फार्मिंग रहे या अपनी कन्वेंशनल फार्मिंग रहे, दोनों जगह बायोचार का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वर्टिकल फार्मिंग मतलब ऐसे बेड बना के आप फार्मिंग कर रहे हो, ऐसे बेड बना के, यू आर क्रिएटिंग सच अ बेड एंड यू आर डूइंग फार्मिंग। व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स करेक्ट। एंड व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टर्म, यस करेक्ट। क्योंकि जो बायोचार होता है वो काफ़ी पोरस होता है, पोरस होने की वजह से वाटर उसमें पर्कुलेट करेगा और लॉन्ग पीरियड के लिए क्या करेगा, उसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आंसर इज ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 81। विच वन, लेट मी चेंज द पेन कलर, हाँ। पर्टिकुलर इफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970, एक्चुअली ये पुराना है क्योंकि 2022 या 24 में कुछ अमेंडमेंट हो चुका है। तो अभी 6 शेड्यूल नहीं है, सिर्फ चार ही शेड्यूल है एज पर द अमेंडमेंट। कुछ 4th शेड्यूल है, पहले 6 शेड्यूल होते थे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट द प्लांट। मतलब 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एज पर द एक्ट, इस पर्टिकुलर शेड्यूल में किसी वाइल्ड एनिमल को अगर मैंने ऐड कर दिया, इस मीन्स that particular animal is protected under the law and one can't commercially exploit this particular animal or plant species। शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में आपके प्लांट रहेंगे, यहाँ एनिमल्स रहेंगे। तो यू कांट एक्सप्लॉइट कमर्शियली दिस प्लांट अनलेस परमिटेड बाय दी वेरियस अथॉरिटीज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन है, लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। दैट्स वाई बी, सी एंड डी इज इनकरेक्ट। कुछ इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को भी इस्टेब्लिश किया गया था अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, तो यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। क्या बॉडीज़ है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ही लॉन्च किया गया था। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, दिस इज ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड बैक्ड बाय दिस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। फिर थर्ड है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी होता है। फिर फोर्थ है सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये चलिए। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। विच आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर। जीरो टिलेज का क्या मतलब होता है? बिफोर डिस्कसिंग जीरो टिलेज लेट्स अस अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ टिलेज। टिलेज करना मतलब आपने जो भी क्रॉप को कल्टिवेट, जैसे कि आपने कुछ पर्टिकुलर आपका फार्म लैंड है, उसमें आपने कुछ क्रॉप्स लगाया था, कुछ सीड लगाया था आपने, और कुछ 3 महीने के बाद उसमें क्रॉप आ जाता है, ठीक है। इसको आपने कल्टीवेट कर लिया, निकाल दिया, हार्वेस्ट कर दिया। तो ये हार्वेस्टिंग, वन क्रॉप का हार्वेस्टिंग होने के बाद क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर लैंड को मशीन लगा के उसका जो सॉइल है, इसको क्या किया जाता है, लूज़ किया जाता है बाय रोटेटिंग द मशीन्स। उसमें ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल होता है, इसको बोलते हैं टिलेज। जीरो टिलेज मतलब हम ऐसा कुछ मशीन नहीं चलाएंगे। जब हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो पर्टिकुलर फार्म लैंड में वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, विच एक्ट एज अ कवर, ठीक है। कवर बोल के उसके काम करें, इसको हम टिलेज नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, सोइंग ऑफ इट इज़ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। क्योंकि अगर आपने सुना होगा दिल्ली में
विंटर के समय काफ़ी एयर जो है पोल्यूट हो जाता है। तो उसका रीज़न दिया जाता है कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में राइस को कल्टीवेट करने के बाद क्या किया जाता है, हार्वेस्ट करने के बाद जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उनका लैंड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद व्हीट को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। लेकिन जीरो टिलेज अगर आप एग्रीकल्चर इस्तेमाल करोगे तो आपको, अगर राइस पैडी आपने हार्वेस्ट तो कर लिया, बाद में बर्न करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इट इज़ अ जीरो टिलेज सिस्टम। डायरेक्टली आप व्हीट को यहाँ ग्रो कर सकते हो, राइट। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, so that's correct. Without the need for nursery of rice sapling, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible, that's correct. Carbon sequestration in the soil is possible, absolutely correct. क्योंकि आप इसका टिलेज नहीं कर रहे हो, इसका टिलेज नहीं कर रहे हो मतलब जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट है पैडी हार्वेस्टिंग के बाद, जो लेफ्ट ओवर पार्ट है ऑर्गेनिक पार्ट, वो इसमें घुल मिल जाएगा और उसमें जो कार्बन है वो सॉइल में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब सिक्वेस्टेशन होना मतलब सॉइल में कार्बन सिक्वेस्टेशन इन द सॉइल, मतलब सॉइल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। ठीक है, दैट्स वाई इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी एंड बायोफ्यूल, which of the following can be used as a raw material for production of biofuels? cassava, that's correct. Damaged wheat grains, that is also correct. ग्राउंडनट सीड्स अभी तक अलाउ नहीं किया गया, हॉर्स ग्राम अलाउड नहीं किया गया बिकॉज इट विल अफेक्ट द इन्फ्लेशन। अगर ग्राउंडनट सीड्स को अगर आप बायोफ्यूल के लिए इस्तेमाल करोगे, मतलब बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए या बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए अगर ग्राउंडनट का इस्तेमाल यूज़ करोगे आप, या हॉर्स ग्राम का इस्तेमाल करोगे, इट विल क्रिएट अ स्कार्सिटी ऑफ दिस थिंग्स इन द मार्केट एंड इट विल अफेक्ट द पीपल, क्योंकि ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाएगा ना। दैट्स वाई इसको अभी तक अलाउ नहीं किया गया। रोटन पोटैटो जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। शुगर बीट, हमारे इधर शुगर केन का काफ़ी कल्टीवेशन होता है, तो शुगर बीट का भी कोई इशू नहीं है। रोटन पोटैटो उसका कोई इशू नहीं है। डैमेज्ड व्हीट ग्रेन से उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो उसका भी इस्तेमाल करो, कैसावा का इस्तेमाल करो। दैट्स वाई इसका आंसर क्या रहेगा, 1 2 5 6। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर, क्योंकि ग्राउंडनट सीड्स को हम अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। सेकेंडली हॉर्स ग्राम की भी फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा फॉर द एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। व्हाट इज मीन बाय सोशल कॉस्ट, व्हाट इज मीन बाय सोशल कॉस्ट? क्योंकि जब हम कार्बन रिलीज करते हैं बिकॉज ऑफ आवर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गई आपकी, या आप व्हीकल चला रहे हो या एनर्जी जनरेट कर रहे हो इन पावर प्लांट्स, ठीक है, जब ये सब करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा एंड अदर पोल्यूटेंट्स इमिट होंगे, जैसे मीथेन होगा या SO2 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन हो रही है कार्बन की, क्योंकि इसका भी पोल्यूशन हम देखेंगे तो इसके रेशो से ही देखेंगे, मतलब इसके साथ कंपेयर करके निकालेंगे। सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन में मतलब जो कार्बन इमिट हो रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर जो हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या होगा, जैसे कि आपकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है इसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी। सेकेंडली एयर पोल्यूशन की बात हो रही है, मतलब हेल्थ का इशू होगा, ठीक है, या वाटर पोल्यूशन होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की वजह से जो भी ये हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, उसका मॉनेटरी वैल्यू में हम कॉस्ट निकालना, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट और एक्सटर्नलिटीज कॉज्ड बाय दी कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है और वो नुकसान की वजह से जो भी लॉस हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट करना, इट मीन्स सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी हम देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं वन बाय वन। लेट्स सी द ऑप्शन। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है
लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टर्न ऑफ CO2, यस दैट्स करेक्ट, ये हमने देखा ऑलरेडी। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होगा वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उसकी अफेक्ट हो जाएगी। देन एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहेगा अदर पोल्यूटेंट्स रहेंगे तो एसिड रेन होगा। सेकेंडली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ड्रॉट और फ्लडिंग के चांसेस बढ़ेंगे, उसकी वजह से भी लोगों को क्या होगा, फार्मर कम्युनिटी को क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, तो जब मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर अ कंट्री टू प्रोवाइड गुड एंड सर्विस, ये गलत है, सब गलत है। अभी एफर्ट्स टू पुट इन बाय अ क्लाइमेट रिफ्यूजी टू अडॉप्ट टू लिव इन अ न्यू प्लेस, ऐसा नहीं है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लानट अर्थ, ये भी गलत है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का क्या मतलब होता है? द नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज फर्टिगेशन इज नथिंग बट फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर प्रोवाइडिंग, फर्टिलाइजर प्रोविजन बाय इरिगेशन। मतलब आप जो ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो या आप स्प्रिंकलर इरिगेशन करने वाले हो या फ्लड इरिगेशन है, इस पानी में ही इनके साथ ही क्या करो, फर्टिलाइजर को क्या करो, सप्लाई करो। इससे क्या होगा, कंट्रोलिंग द अल्कलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, दैट्स करेक्ट। एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक्स, ये गलत है क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। रॉक फॉस्फेट नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दैट्स व्हाई सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट इज पॉसिबल, दैट्स करेक्ट, क्योंकि वाटर के साथ हम फर्टिलाइजर भेज रहे हैं। तो जैसे ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जनरली जो पेड़ होता है पेड़ के नीचे ही वो पाइप होता है ड्रिप इरिगेशन का। तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ फर्टिलाइजर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ तो इफिशियंसी बढ़ेगी। रिडक्शन इन द लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि एकदम टारगेटेड वे से अगर यहाँ फर्टिलाइजर सिर्फ ट्री को मिल रहा है, इधर उधर कहाँ भी नहीं अगर गिर रहा है तो डेफिनेटली लीचिंग नहीं होगी, अच्छे से इस्तेमाल होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड फर्टिगेशन क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अल्कलिनिटी कंट्रोल में रहेगी, न्यूट्रिएंट्स इफिशिएंटली इस्तेमाल होगा, एज वेल एज उसका लीकेज भी नहीं होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली मतलब आप जो भी क्रॉप कल्टीवेशन करने वाले हो या क्रॉप पूरा बनने के बाद जो भी हार्वेस्टिंग करने वाले हो या क्रॉप कल्टीवेशन करते समय पूरा उसके हार्वेस्टिंग तक जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उससे जो है इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो मतलब एयर का पोल्यूशन ना हो, वाटर का पोल्यूशन ना हो, एज वेल एज सॉइल का पोल्यूशन ना हो, एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट ना हो। इट शुडंट ऑल्सो अफेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। अगर एग्रीकल्चर की वजह से ये सब हो रहा है तो दैट एग्रीकल्चर इज कॉल्ड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। अभी हम देखते हैं क्रॉस डाइवर्सिफिकेशन। डेफिनेटली अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करोगे तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी अचीव हो रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो पर्टिकुलर सॉइल में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट का ग्रो होगा। जैसे कि लेगुमिनस प्लांट लगा रहे हो आप, अदर भी प्लांट लगा रहे हो तो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा तो फिर अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज भी वाइप आउट हो गया तो रेस्ट ऑफ द स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज वन पर्टिकुलर इंसेक्ट और पेस्ट डजेंट अफेक्ट ऑल काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बिकॉज द एनिमल और प्लांट स्पीसीज विल हैव देयर ओन मैकेनिज्म टू डील विद द पेस्ट और द इंसेक्ट अटैक, राइट। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज इको फ्रेंडली काइंड ऑफ एग्रीकल्चर। दैट्स वाई इंडिया में जो मोनोकल्चर हो रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में, हंड्रेड्स ऑफ एकड़ में कॉटन लगा दो, राइस लगा दो, व्हीट लगा दो। दैट्स वाई इंडियन सॉइल इज डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर लूजिंग इट्स फर्टिलिटी, क्योंकि मोनोकल्चर क्रॉप करने की वजह से, डाइवर्सिफिकेशन ना होने की वजह से इट इज़ अफेक्टिंग द सॉइल फर्टिलिटी इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है,
लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन डेफिनेट। लेग्यूम क्या होता है? लेग्यूम मतलब ऐसा प्लांट जिसके रूट में नोडुल्स होते हैं और उसमें एक राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट लगाएंगे तो डेफिनेटली नाइट्रोजन रिच होगा आपका सॉइल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। टेंसीमीटर यूज, यस। टेंसीमीटर में क्या होता है? एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है, उसको ऐसे सॉइल में डाला जाता है और उससे सॉइल में क्या मॉइस्चर का लेवल है वो पता चलता है। ऑन दैट बेसिस हम क्या करेंगे? वाटर को सप्लाई करेंगे। तो दिस इज इको फ्रेंडली, मतलब हम जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हो साइंटिफिक बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्लांट। ऐसा नहीं है कि मन में आ गया जितना पानी है उतना डाल दिया। जितना पानी है उतना अगर डाल दिया तो डेफिनेटली जो सॉइल है अल्कलाइन हो जाएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग होगा, ये सब चीज़ें उसकी वजह से होंगे। अगर टेंसीमीटर इस्तेमाल होगा, जो भी हम वाटर सप्लाई करेंगे या जो भी इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे वो साइंटिफिक बेसिस रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर इन द सॉइल दैट वी गेट, और दैट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम टेंसीमीटर यूज। तो इसका आंसर है ए 1 2 3। वर्टिकल फार्मिंग इको फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वर्टिकल फार्मिंग में आर्टिफिशियल वे से ऐसे कुछ रैक्स बनाए जाते हैं, 1 2 3 ऐसे रैक्स बना के इसमें जो है एग्रीकल्चर को ग्रो किया जाता है। इसमें इसको हम इको फ्रेंडली नहीं बोलते क्योंकि इसमें ना बायोडाइवर्सिटी का इशू हो रहा है, ठीक है, ना इसमें बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ना इसमें सॉइल में बायोडाइवर्सिटी है, ना इसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है। मतलब एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्रिएट करके हम जो है फार्मिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज़ वर्टिकल फार्मिंग। आप देख रहे हो रैक है, रैक 1, दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड इसमें पूरा वाटर का सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ऐसे प्लांट को ग्रो किया जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल फार्मिंग। तो क्या बोलते हैं? वर्टिकल फार्मिंग। अभी टेंसीमीटर की बात करें तो ये है टेंसीमीटर। ऐसा कुछ डिवाइस होता है, सी सॉइल में ऐसा डालो तो आपको यहाँ का मॉइस्चर लेवल के बारे में पता चलेगा। ऑन दैट बेसिस यू विल डिसाइड कि इरिगेशन करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में। फर्स्ट पॉइंट, इट इज स्प्रेड, यस इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, बाड़मेर एंड जैसलमेर। इन 2 डिस्ट्रिक्ट में आपको ये डेजर्ट नेशनल पार्क क्या है? फैला हुआ है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द, दैट्स इनकरेक्ट क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क में जो है एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी को क्या किया है? बैन किया गया है। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर डेजर्ट नेशनल पार्क फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लोकल्स उस पर्टिकुलर नेशनल पार्क में रहते हैं। दे हैव हाउसेस इन दिस नेशनल पार्क। वन सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया है कि इनके लिए कुछ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट। फोर्थ है, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ, या डेफिनेटली इंडियन जो ग्रेट बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, डेफिनेटली राजस्थान में पाया जाता है इस नेशनल पार्क में, डेजर्ट नेशनल पार्क में। ये राजस्थान का क्या है? स्टेट बर्ड है। और एज पर द IUCN कैटेगराइजेशन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, सबसे थ्रेटन्ड स्पीसीज है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वो दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 100। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? एक होता है टाइगर रिजर्व, दूसरा होता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। वन टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, जिसको डिक्लेयर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज कोर रीजन ऑफ द टाइगर रिजर्व। अब ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज अ टाइगर रिजर्व, सुंदरवन इज अ टाइगर रिजर्व, रणथंभौर इज अ टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा। सुंदरवन कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। रणथंभौर कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अभी इसको बोलते हैं, इसका नाम है अभी रामगंगा नेशनल पार्क। इसका और पुराना नाम था हेलीबरी नेशनल पार्क, ठीक है।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो दैट्स इट, इतने क्वेश्चन हमें डिस्कस करने थे। हमने जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2019 के इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग माय क्लास सो पेशेंटली। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट टाइम।